हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और इसके 7 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके थे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द 8th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं और मैंने आपको लगभग 7 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन बता दी थी। उनमें से मैंने 2 केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेनेशन में भी ले ली थी। वहां पर मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया था और हमारी बात चल रही थी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। पहले टाइप की रिएक्शंस थी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरे टाइप की रिएक्शन थी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इसी को ही बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस भी कह दिया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी हम इसको कह देते हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन थी जिसका नाम था फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, और इसको हम लोग फोटोलिसिस भी कह देते हैं। यहां तक हमने अपनी बात को लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको हीट रिक्वायर्ड हो, जिनको हीट दें तब वो प्रोसीड हो, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएंगी। अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर हो रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। और अगर किसी चीज का डिकम्पोजिशन सिर्फ लाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है तब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस। आज के लेक्चर में हम इनको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर देखते हैं 1-2 टाइप की और केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले थर्मल डिकम्पोजिशन से, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने पहले ही कहा था ये 3 लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है पहला वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। देखिए, बात करते हैं। अब देखो, इसकी डेफिनेशन के बारे में बार बार बात करने की कोई नीड नहीं है, आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। डिकम्पोजिशन मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाना, डिकम्पोजिशन हो गया। अब किस एनर्जी की वजह से वो स्प्लिट हुआ? हमने कहा था बिना एनर्जी के स्प्लिट होगा नहीं, बिना एनर्जी के डिकम्पोजिशन होगा नहीं, किसी ना किसी टाइप में एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अगर वो एनर्जी हमने हीट के रूप में दी है, हीट की फॉर्म में दी है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको इसके बता रहा हूं। देखो, वैसे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन यहां पर हम सिर्फ उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन एग्जाम्पल्स को नोट जरूर कर लें। वैसे तो तमाम एग्जाम्पल्स होते हैं डिकम्पोजिशन के, कई सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सारे डिस्कस पॉसिबल भी नहीं है, सारे डिस्कस कर पाना, क्योंकि फिर लेक्चर्स इतने लंबे लंबे हो जाएंगे। आप अगर कहें तो एक ही रिएक्शन के एग्जाम्पल जो है 2-2, 3-3 घंटे चलते रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगे, इतने सारे एग्जाम्पल है। तो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। पहला एग्जाम्पल जो है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये थर्मल डिकम्पोजिशन में पहला एग्जाम्पल है बच्चों। लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Pb और यहाँ पर NO3 होल ट्वाइस। ये आपका लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है। लेबोरेटरी में आपको मिल जाएगा, ये रिएक्शन आप करके भी देख सकते हैं। और लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कराने के लिए हमको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? देखो, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल लिख रहे हैं हम? थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसका मतलब इसको डिकम्पोज कराने के लिए आपको देनी पड़ेगी हीट, ठीक है। अच्छा, जो लेड नाइट्रेट है बेटा, ये एक कह सकते हो, मैं आप चलो नाम भी लिख दे रहा हूं, लेड नाइट्रेट, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी स्टेट भी लिख दे रहा हूं। ये एक सॉलिड होता है और इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, व्हाइट। ये सब चीजें मैंने कहा था, आप याद कर लिया करो या नोट कर लिया करो
बार बार आप पढ़ोगे तो ये सब याद रहेगा कौन से केमिकल का कलर किस टाइप का होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, मैं लास्ट में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन ये सब चीजें आप दिमाग में डालते रहो। जैसे कि ये है लेड नाइट्रेट, कैसा होता है, व्हाइट कलर का एक सॉलिड होता है। अब जब इसको हीट कर देंगे तो हीट करने पर ये क्या होगा, स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होकर हमें इससे दो से ज्यादा या फिर दो क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्या क्या प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मिलने वाले हैं हम याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले तो मिलेगा लेड ऑक्साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम भी लिख दे रहा हूँ सबके। एक तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लेड ऑक्साइड। ठीक है, PbO लेड ऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा NO2 गैस और H2 सॉरी O2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कितनी चीजें मिलेंगी आपको। ये भी ये सॉलिड है। जरा देखो रिएक्शन को, लेड नाइट्रेट अकेला एक रिएक्टेंट था, हमने उसको हीट दी, हमें प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 3। हालांकि रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है और मैं बैलेंस करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये आपका हर रिएक्शन में एक होमवर्क बन जाएगा कि आप इन रिएक्शंस को नोट तो यहां से करें, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश अपने आप करें। अगर कोई रिएक्शन आप बैलेंस नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। लेकिन कोशिश आप करिए जरूर और प्रैक्टिस में लेके आइए बैलेंसिंग को। बहुत जल्दी आप बैलेंसिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो 3 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, लेड ऑक्साइड बन गया, NO2 बन गया, और क्या बन गया, ऑक्सीजन। 2 गैसियस प्रोडक्ट हो गए और एक यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट है, सॉलिड प्रोडक्ट। याद रखेंगे कि लेड ऑक्साइड जो है वो येलो कलर का होता है। ये कलर्स आप जरूर याद रखें, लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, और जो NO2 है ये हमेशा ब्राउन कलर की एक फ्यूम के रूप में, धुएं के रूप में निकलती है, ब्राउन कलर्ड फ्यूम। जब हम केमिस्ट्री लैब में टेस्ट करते हैं, मान लीजिए कोई सॉलिड हमको मिला, हमने टेस्ट ट्यूब में उसको हीट करा और हीट करने पर ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है, तो हमारा गैस जाता है, हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है उसमें से क्या निकल रहा हो, ये NO2 गैस निकल रही हो। और NO2 गैस अगर निकल रही है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जो सॉलिड हमने लिया था वो किसी मेटल का नाइट्रेट हो। जैसे यहाँ पर किसका नाइट्रेट लिया था, लेड का नाइट्रेट। हो सकता है कॉपर का नाइट्रेट हो, बाद में हम उसको कंफर्म भी करते हैं, लेकिन हमारा एक कह सकते हो हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में अपने एक्सपेरिमेंट को लेके चल रहा है। समझ रहे हो ना, टेस्ट ट्यूब में एक सॉलिड मिला, हमें नहीं पता वो क्या है, अगर हमने उसको हीट करा और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली, तो ब्राउन कलर की फ्यूम का मतलब क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2। ठीक है, और अगर ये निकल रहा है तो इसका मतलब जो सॉल्ट हमने हीट किया था वो क्या था, नाइट्रेट था। किसका नाइट्रेट था वो बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट से लोग पता लगा लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरी रिएक्शन एक और मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देख ले रहा हूं। यहां पर आप लिखे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको सीखनी है। ये हो गया FeSO4। अभी FeSO4 जो है, अगर मैं इसके आगे ऐसे डॉट लगाकर और आगे लिख दूं 7H2O, ठीक है, तो ये इस टाइप से जो H2O लिखा जाता है बच्चों, इसका एक नाम होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये तो एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सॉल्ट कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। और ऐसे सॉल्ट्स का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो इस वाले सॉल्ट का जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन। ध्यान रखेंगे, फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। जिन सॉल्ट्स में यहां पर इस तरीके से डॉट लगा के कुछ वाटर मॉलिक्यूल लिखे होते हैं, H2O लिखे होते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या नाम होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिन सॉल्ट्स में ये लगे होते हैं उन सॉल्ट्स को कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। क्या कहा जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड का मतलब दैट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेट वर्ड है जो वाटर के लिए ही आता है। तो अगर किसी सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
दोज टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इसका मतलब हमारा जो फेरस सल्फेट है ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और इसका प्रॉपर नेम जो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है बच्चों केमिस्ट्री को समझने के लिए। धीरे धीरे आएगी, मैं ये नहीं कहता एक दिन में ही आप सीख जाएंगे या 2 दिन में सीख जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, आप कहेंगे ये हम कितने याद करेंगे ऐसे, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे, ये बार बार आपके आगे से निकल के जाएगा, तो डेफिनेटली ये आपकी मेमोरी में जो है प्रिंट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, बस आप पढ़ते रहें और आपको कुछ नहीं करना, रेगुलरली आप इनको रिवाइज करते रहिए। तो फेरस सल्फेट कैसा लिया हमने? हाइड्रेटेड, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अब 2 बातें हैं, अगर मैं इसको नॉर्मली पहले हीट करता हूं, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, इसके ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ ये इससे अलग हो जाएंगे, यानी कि FeSO4 जो है वो ऐसा अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल इसको छोड़कर निकल जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, किसी चीज को गर्म करोगे तो वाटर तो इवेपोरेट होकर निकल जाएगा ना, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, हमने इसको हीट करा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गई, अकेला रह गया। तो अगर किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करा जाए तो वो कैसा बन जाता है? एनहाइड्रस बन जाता है। एनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल चुके हों। ये हमारे पास आ गया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, और अब इसका जो ग्रीन कलर है वो भी चला जाएगा। अब ये कैसा रह जाएगा? व्हाइट, और अब ये क्रिस्टलाइन भी नहीं रहेगा, अब ये व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हालांकि आगे वाले चैप्टर्स में भी हम ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी से सीखते जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूं, जिन सॉल्ट्स में ये डॉट लगा के आगे H2O लगा रहता है उन सॉल्ट्स को बोला जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के मोस्टली अपने कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, वो इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्रिस्टलाइन होती है। लेकिन अगर किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म कर दिया जाए तो सबसे पहले उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वो सॉल्ट अकेला रह जाता है, वाटर अलग हो जाता है, तब उस सॉल्ट को कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, और एनहाइड्रस होने के बाद पहले जो उसका कलर था वो कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है? व्हाइट, और पहले जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी अब वो स्ट्रक्चर भी समाप्त हो जाती है और बचता है व्हाइट पाउडर। ठीक है, पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपके सामने मैंने लिख दी। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए मैंने फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड लिया था, मैंने हीट करा, सबसे पहले तो वाटर लूज कर देगा, वो एनहाइड्रस बन जाएगा। अगर हम अभी भी लगातार हीट देते रहेंगे तो अब जो ये चीज बची है ना, ये और ज्यादा डिकम्पोज हो सकती है, फर्दर इसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो उसको मैं एक सेपरेट रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, आप वो भी देख लें। ठीक है, बैलेंस में किसी भी इक्वेशन को नहीं करूंगा, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। ये आपका होमवर्क है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशंस की फॉर्म में, वो सब आपको बैलेंस करनी है। वो बात अलग है कि बाई चांस कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही मैं लिख दूं तो उसको आप चेक कर लेंगे एक बार, अगर बैलेंस्ड है तो कोई बात नहीं, वरना आप उसको बैलेंस करेंगे। इसको नोट जरूर कर लें। ठीक है, फटाफट वीडियो को पॉज करें और नोट करें। देखो, अभी अगर मैं हीट को कंटिन्यू रखूंगा तो जो FeSO4 मुझे मिला हुआ है, FeSO4, ये FeSO4 एक सॉलिड, इसको मैं अगर और ज्यादा हीट कर दूं तो अब ये और ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद ये मुझे कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी देगा। कौन कौन से वो प्रोडक्ट होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस देगा, Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर कहता होता है रेडिश ब्राउन। कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर रखें। Fe2O3 मिल गया उसको, और इसमें 2 गैसेस निकलेंगी, कौन कौन सी? एक तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, चाहे एरो चाहे जी बना दें, दोनों ही सिंबल गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान रखें, ये जो सल्फर की जो ऑक्साइड्स हैं, जो गैसेस के रूप में आपको दिख रहे हैं, इनकी जो स्मेल होती है वो सफोकेटिंग होती है, दम घुटने वाली इनकी स्मेल होती है। जब भी हम लैब में काम कर रहे होते हैं और हम इस टाइप का कोई एक्सपेरिमेंट करें तो हम ये चीज ध्यान रखें कि टेस्ट ट्यूब का माउथ हमारी तरफ ना हो, जो उसमें से फ्यूम्स निकल कर आए वो हम इनहेल ना करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सफोकेटिंग होते हैं, दम घुटने वाली स्मेल होती है इनकी, तो बहुत ज्यादा एक बेकार टाइप की स्मेल मानी जाती है। इसलिए इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय थोड़ी सी प्रिकॉशंस की जरूरत हमें
रहती है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। चलिए, इसकी जो स्मेल होती है मेनली SO2 की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल। ठीक है, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल, पंजेंट स्मेल या सफोकेटिंग स्मेल। ठीक, तो दो रिएक्शंस, तो बल्कि तीन रिएक्शंस हो गई आपकी। चलिए एक दो और एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, नोट आप करते जाएं वीडियो को पॉज करके। मान लीजिए अब की बार मैं डिकम्पोजिशन करता हूं किसका, कॉपर सल्फेट का। डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखो बेटा, कॉपर सल्फेट जो है वो फेरस सल्फेट की तरह ही एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट के साथ भी यहाँ डॉट लगा के मुझे H2O मॉलिक्यूल्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये हमारे मन से नहीं चलेगा कि हम जितने चाहे उतने मॉलिक्यूल लिख दें। सबके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है फिक्स होते हैं। तो कॉपर सल्फेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और अच्छी तरीके से अगर नेम इसका लेना है तो इसको बोला जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। लेकिन अभी मैं उस चक्कर में आपको नहीं डाल रहा हूं, मैं इसको और भी अभी आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा, आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल आप ये समझ लें कि जहां पर भी H2O लगे हुए हैं डॉट लगा के, उसका नाम लेने से पहले आपको हाइड्रेटेड वर्ड यूज करना है। अगर ये ना लिखा हो तो ये कॉपर सल्फेट है, ये लिख दिया तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब अगर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करा जाए, ये हीट का साइन है डेल्टा, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल वाटर वाले अलग हो जाएंगे, CuSO4 अलग और ये 5H2O अलग हो गए। अब याद क्या रखना है, ये आपका है कॉपर सल्फेट, मैं यहाँ पे लिख दूं, बल्कि मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं। चलिए, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसका बच्चों कलर होता है कैसा, ब्लू। ठीक है, और अब ये कैसा रह जाएगा आप खुद समझ जाओ। इसका नाम हो गया अब एनहाइड्रस। मैंने कहा था जब वाटर अलग हो जाएगा तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है, और अब इसका नाम हो गया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और अब इसका कलर कैसा हो गया, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट, हल्का सा ब्लू टेक्सचर रह जाता है इसमें थोड़ा सा, लेकिन हम उसको फिर भी व्हाइट ही कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम यहां पर भी नहीं रुके, हमने इसको और ज्यादा हीट दी, तो अब ये कॉपर सल्फेट भी डिकम्पोज हो जाएगा और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट भी डिकम्पोज हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी फेरस सल्फेट के केस में एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जरा देखें, यहाँ पर आपको एक तो मिलेगा कॉपर का ऑक्साइड CuO, इसका नाम है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ये जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ध्यान रखेंगे। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। अब अगर हम और प्रोडक्ट्स की बात करें, भाई डिकम्पोजिशन है तो इससे और भी तो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो यहाँ पर बाकी के जो प्रोडक्ट हैं वैसे ही है जैसे फेरस सल्फेट में मिले थे। दो प्रोडक्ट तो सेम है, SO2 गैस और SO3 गैस, लेकिन यहाँ पर एक गैस एक्स्ट्रा और निकल रही है, कौन सी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जो कि फेरस सल्फेट के केस में नहीं निकली थी। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाली और फेरस वाली अभी लिखाई थी वो भी। ठीक है कि नहीं, ये भाई पंजेंट या सफोकेटिंग स्मेल वाली गैस है। यहाँ पर मेन चीज क्या है, आपको ये कलर ध्यान रखना है, ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का, और ऑक्सीजन गैस और निकल रही है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। समझ में आ रही बात, तो ये रिएक्शंस भी आप नोट कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है पूरे चैप्टर में। मैं ये बात अभी नहीं कह रहा कि आपको 100% ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, आप फर्स्ट टाइम इतनी डिटेल में इन चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला चैप्टर अगर आपने थोड़ा सा मन लगा के समझ लिया और 50% भी अगर आपने इसको समझ लिया, तो फिर आगे की जो केमिस्ट्री है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, और आगे वाले सारे चैप्टर्स जो हैं वो सब आपके इस चैप्टर को ऑटोमेटिकली तैयार करवा देंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं समझेंगे तो समस्या बेटा होगी। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। अगर आपने 9th में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो 50% 60% तो आप इन चीजों को समझ ही सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग लेवल पे कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, ये सब याद करना पड़ता है कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, फिर इसकी भी ट्रिक्स वगैरह हैं, इसके भी कॉन्सेप्ट में मिल जाते हैं, तो हमें बेसिक चीजें जो है नहीं याद करनी पड़ती हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक और रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, जो थोड़ी सिंपल सी है और शायद पहले कर भी चुके हो आप इस रिएक्शन को। चौथी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, तो ये तो बहुत ही आसान है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 सॉलिड है, आप इसको हीट कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO में, और CO2 गैस इसके अंदर से निकल जाएगी। ये तो रिएक्शन मेरे ख्याल से आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको करा चुका हूँ बैलेंसिंग में या एग्जाम्पल्स के रूप में, कहीं ना कहीं मैं इस रिएक्शन का आपको जो है एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो इस तरीके से 4 मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए, किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। अब मैं नहीं कह रहा 4 ही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल इसके होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब भी कोई एग्जाम्पल आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये बच्चों उस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फिक्स हो जाएगी बात हमारी, वहीं पर हम उसको समझ जाएंगे, हम ये जान जाएंगे कि इस वाली रिएक्शन को भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले टाइप की केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। डिकम्पोजिशन में ही दूसरा टाइप हमारे पास था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, लाइट के रूप में एनर्जी को प्रोवाइड कराते थे। यानी कि सेकेंड टाइप जो है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। यानी अब हम ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसमें कोई एक रिएक्टेंट सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही क्या हो जाएगा, स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसमें होता क्या है, आप एक बेसिक सी चीज समझें कि कोई सब्सटेंस जब स्प्लिट होता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और हर सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट में एनर्जी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। जैसे अभी मैंने बताया था किसको, कॉपर नाइट्रेट को, फेरस सल्फेट को, अगर मैं इनके ऊपर लाइट डालूं, सनलाइट में रख दूं, तो सनलाइट से इन्हें उतनी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी कि ये ब्रेक होके सिंपल सब्सटेंसेस में ये टूट पाए या डिकम्पोज हो पाए, समझ में आ रही। तो हमें इनको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा, तो हीट से इन्हें वो पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करा जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको ब्रेक कराने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब वो बने थे तो उनकी बॉन्डिंग जो थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। जब बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी तो आसानी से टूट जाएंगे। आसानी से टूटने का मतलब क्या है, कम एनर्जी से ही काम चल जाएगा, और वो एनर्जी लाइट के द्वारा उनको आराम से दी जा सकती है, तो वो फोटो डिकम्पोजिशन में चले जाएंगे। जिनका बॉन्ड थोड़ा और मजबूत है, जो लाइट के द्वारा नहीं टूट पा रहे, उनको थोड़ी ज्यादा एनर्जी दे दी हमने, हीट दे दी, काम चल गया। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हो सकते हैं जिनको हीट देने पर भी वो ब्रेक ना हो, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग मजबूत हो। जैसे आयनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें, NaCl है मान लीजिए, आयनिक कंपाउंड है, आपने 9th में पढ़ा था। तो सोडियम और क्लोराइड आयंस के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है कि हीट करके भी उनको अलग अलग नहीं करा जा सकता, हीट से भी उतनी एनर्जी इनको नहीं दी जा सकती। उस केस में हमें इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है, और इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से हम इनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, इनमें हम एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है मैं ले रहा हूं सिल्वर क्लोराइड का। बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं होते हैं इनके फोटो वाली रिएक्शंस के, फोटो डिकम्पोजिशन के, लेकिन हाँ एग्जाम में हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पहला ये केस है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड बच्चों क्या होता है, AgCl होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है, और ये सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट, ठीक। अगर सिल्वर क्लोराइड के ऊपर बच्चों लाइट डाल दी जाए, अब देखो यहाँ पर 2 बातें हैं, एरो के ऊपर सनलाइट भी लिखा जा सकता है, या फिर अच्छी कह सकते हो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है H न्यू लिख दो, ये न्यू कहलाता है, न्यू स्पेलिंग क्या है, NU, ये ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिनोट करता है, और ये H क्या है, H यहाँ पर जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ये आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। लाइट की एनर्जी कैलकुलेट होती है इससे। अब AgCl को जब आप H न्यू यानी कि लाइट दे दोगे तो वो सिल्वर में और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि सिल्वर अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, गैस के रूप में निकल जाएगा, और ये सॉलिड। ये कैसा होता है आप जानती है, चांदी का कलर कैसा होता है, ठीक है।
उसका कलर ही अपने आप में, उसके नाम से ही कलर हम बताते हैं कि सिल्वर कलर है ना, सिल्वरी ग्रे कह सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे हमने AgCl लिखा है, हम AgBr लिख सकते हैं। अब अंतर क्या है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो व्हाइट नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, येलो होता है। और हम इसको भी अगर एनर्जी दे दें H न्यू, तो यहाँ पर Ag अलग हो जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन Br2। बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, मैं पहले कह चुका हूँ, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ किसी भी इक्वेशन को। हालांकि इन दोनों को तो बैलेंस करना बहुत आसान है, आप एक ही बार में बैलेंस कर देंगे। ठीक है, लेकिन चाहे सिंपल हो चाहे टफ हो, मैं एक भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करूंगा। ये आपका होमवर्क है, आप सारी रिएक्शंस को अपने आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। हालांकि ये हेडिंग तो सिल्वर क्लोराइड की ही पड़ी है, तो यहाँ पर ये दूसरी हेडिंग क्या डाल देंगे हम, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छा और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स। अब इसमें एग्जांपल देख रहे हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड का, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, HI, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को हम क्या करें, लाइट दे दें, सनलाइट दे दें H न्यू, तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन दो अलग अलग सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हम यहाँ पर कभी कभी यूवी लाइट भी लिख देते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो एक ही बात है, वो सभी जो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के केस में एरो पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन आयोडाइड का। देखो इस कैटेगरी की रिएक्शन बहुत आसान, बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत पूछी आती है एग्जाम में। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चौथा एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ये एक गाढ़ा सा सिरपी लिक्विड होता है बच्चों। इसका बहुत जगह यूज होता है, इसका बहुत सारे सिरप्स वगैरह बनाने में, उसका जो बेस मटेरियल बनता है उसमें इसका यूज होता है। और इसको बच्चों हमेशा डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई इज H2O2 स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स। तो डार्क कलर की बॉटल्स में बच्चों रखने का सीधा सा मतलब यही है कि अगर हम इसको डार्क कलर की बोतल में नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे, तो क्या होगा, ये इसको क्या मिल जाएगी, सनलाइट मिल जाएगी। सनलाइट ट्रांसपेरेंट बोतल में अंदर चली जाएगी, और सनलाइट जैसी इसको मिलेगी, ये वाटर और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ये H2O में और O2 में डिकम्पोज हो जाएगा, और कह सकते हैं फिर इसका केमिकल नेचर बदल जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोटल्स टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय सनलाइट, ताकि इसका सनलाइट से डिकम्पोजिशन ना हो। इस वजह से हम इसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए डार्क कलर की या ब्राउन कलर की बॉटल्स में आमतौर पे इसको रख देते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में फोटो डिकम्पोजिशन के। इन दोनों सॉल्ट्स के बारे में भी ध्यान रखना, ये फोटोग्राफी में यूज होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। दोनों यूज हो जाते हैं, लेकिन हम क्या हो जाते थे, क्योंकि तब जो फोटोग्राफी चलती थी वो नेगेटिव्स वाली, जो कैमरे में रील वगैरह पड़ती थी, उस वाली टेक्नोलॉजी में हम इन सब्सटेंसेस का यूज करते थे। आजकल तो डिजिटल फोटोग्राफी होती है मोबाइल से या डिजिटल कैमरा से, वहां पर इनका कोई काम नहीं होता। लेकिन पुराने जमाने में जो फोटोग्राफी होती थी वहां पर इन दोनों सॉल्ट्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का लास्ट टाइप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, या हम बच्चों इनको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड भी हमें याद रखना है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन में कौन सा टाइप पढ़ा था, कौन सा, फोटो वाला। ठीक है, वहां पर हम लाइट के रूप में दे रहे थे एनर्जी, यहाँ पर हम किसकी फॉर्म में देंगे, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। अब बच्चों यहाँ पर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं पहले, वो ले रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ध्यान से इसको समझेंगे
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आती है। अब देखो यहाँ पर बच्चों एक चीज आप समझ लो कि ये जो रिएक्शन मैं करा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पर मैं इसको ये समझ लीजिए 50% सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी इसके अंदर नहीं घुसूंगा कि ये रिएक्शन हो किस तरीके से रही है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अभी एसिड बेस वाला चैप्टर हम करेंगे, वहां पर हम इसको और ज्यादा डिटेल में दोबारा से देखेंगे। अभी चूंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है, बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे तो कुछ बच्चों को क्या होगा, समझ में नहीं आएगा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं इसके बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। मैं अगले चैप्टर में इसको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, ये जो एक एपरेटस आपके सामने बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, एक ट्राइपॉड स्टैंड मैंने लिया है। उस ट्राइपॉड स्टैंड पर एक बीकर रख दिया है। उस बीकर में नीचे ये दो रबर के कॉर्क फिट है और इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए ग्रेफाइट के। ठीक है, ये ग्रेफाइट की दो रॉड्स लगा दी हैं। इस वाले बीकर में मैंने क्या कर लिया है, वाटर को भर लिया, क्योंकि मैं वाटर की ही इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का यहाँ पर मेरा विचार है कि मैं वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कराऊं। तो उसके लिए मैंने ये दो इलेक्ट्रोड लगाए और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से ऐड कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इनमें से जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड कह देते हैं, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको एनोड कह देते हैं। और इसके ऊपर बच्चों मैंने वाटर से भरे हुए बीकर में दो टेस्ट ट्यूब जो है उल्टी करके लगा दी है। हालांकि इसको यहाँ से सपोर्ट देना पड़ेगा साइड से, तब ये रुकेगी, वरना ये उसी के ऊपर रख जाएगी अंदर जाके। तो सपोर्ट मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, डायग्राम काफी लंबा और बड़ा हो जाता। आप समझे कि यहाँ पे सपोर्ट करके इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगा दिए, उल्टी कर दी है मैंने यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब। और ये टेस्ट ट्यूब्स नॉर्मल टेस्ट ट्यूब्स नहीं है, ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब्स हैं। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है इन पे यहाँ पर जो है मार्किंग बनी होती है। अगर इसमें कोई चीज भरी हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी है, क्वांटिटी किसकी है, कितनी क्वांटिटी है इसकी। तो यहाँ पर ml वगैरह में, ठीक है, मिलीलीटर में ये सिंबल्स बने होते हैं। जहां पर भी वाटर जिस चीज का भी लेवल जहां तक पहुंच जाएगा, हम समझ जाएंगे कि इसमें कितना जो है सब्सटेंस आ गया है। फिर ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे लगा दी। अब करेंगे क्या, इसमें देखो सबसे पहले तो मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट मेरे पास H2O है, जो कि क्या है, एक लिक्विड होता है। और इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये डबल हेडेड एरो लगाया जाएगा, आप ध्यान रखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखें बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। लेकिन कभी भी प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती। आप इस चीज को नोट कर लें कि प्योर वाटर जो होता है इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज आप अच्छे से समझ लें कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की ही नहीं जा सकती। लेकिन हम तो करना चाहते हैं, हम करेंगे। तो हमने उसी वजह से क्या करा है, वाटर में कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिला दी। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाने से क्या होगा, ये जो वाटर था अब ये एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। और इसी वजह से हमने इस सब्सटेंस को, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट। ये और बड़े क्लास में आप जब जाएंगे तो इनके पूरे पूरे चैप्टर्स आपके लिए आएंगे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कहला रहा है। इसकी वजह से वाटर डिकम्पोज हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से। ये कह लो कि वाटर कंडक्टर का काम करने लगेगा, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो वाटर लिया, वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस पास करवाई, तो इससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में अलग हो जाएगी और O2 अलग हो जाएगी गैस के रूप में। ध्यान क्या रखना है आपको, ये कैसे हुआ अभी इस पे मत दिमाग लगाइए, ये मैं अगले चैप्टर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि रिएक्शन हुई कैसे। अभी बताऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए सही समय आने पर मैं ये सब चीजें आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन स्टार्टिंग है चूंकि पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री का, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अभी आप क्या समझें कि H2O के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी, ठीक है, इस तरीके के एपरेटस में, इसको हम वोल्टामीटर कहते हैं बच्चों। ये पूरा जो एपरेटस बना हुआ है ये वोल्टामीटर, ध्यान रखेंगे, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर अलग होता है, वोल्टामीटर है ये इलेक्ट्रिसिटी
को कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराने का एक इंस्ट्रूमेंट, और हम ये पता भी लगा सकते हैं कि कितना चार्ज इसमें पास हो रहा है। ठीक है, वो एक थोड़ा सा अलग से कह सकते हो सिस्टम बनाना पड़ेगा, लेकिन आप याद रखेंगे इसको वोल्टामीटर भी कहते हैं। ठीक है, या इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हो आप। तो जब हम इसमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगी आपको? नेगेटिव टर्मिनल पर, यानी कहाँ पर? कैथोड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार पूछी जाती है। और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? देखो कहाँ दिख रही है ऑक्सीजन? एनोड पर, ये एनोड पर मिलेगी। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूं, हालांकि मैंने कहा था मैं बैलेंस नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज बतानी है इसलिए मैं बैलेंस कर रहा हूं। मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, यहाँ पर 2 लगा दूं, हो गई बैलेंस। अब मैंने कहा था कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो एक चीज यहाँ से पता चल रही है, आप जरा ये तो ऊपर यहां से लेके यहाँ तक जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसका तो ये वाटर ही भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है। लेकिन जो ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट स्पेस दिख रहा है, इसका मतलब इस वाली टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई है, और यहाँ पर क्या कलेक्ट हो गया? ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो गई है। अब आप डायग्राम देखें, क्या आपको लग रहा है कि दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी? देखो ऑक्सीजन जरा सी है और हाइड्रोजन उससे लगभग डबल है, ज्यादा दिख रही, दोगुनी दिख रही है। तो एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शन का पता भी चल रहा है कि जब हम वाटर को डिकम्पोज कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन देखो हाइड्रोजन कितना बन रहा है? 2 मोल, और ऑक्सीजन कितना बन रहा है? 1 मोल। यानी कि जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका डबल क्या बनेगा? हाइड्रोजन। और वो चीज प्रैक्टिकली भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कम बन रही है और लगभग उसका डबल क्या बन रही है? देखो हाइड्रोजन। समझ रहे ना? तो ये फायदा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। तो एक तो ये आप इक्वेशन बिल्कुल तैयार कर लें। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब कराई जाएगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनेंगी, हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगी और ऑक्सीजन कहाँ बनेगी? एनोड पर। बस इतना अभी आप याद रखें। एक और बात याद रखना कि प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए इसको कंडक्टर बनाने के लिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये नहीं है 2-4 टेस्ट ट्यूब मिलानी पड़ेगी, कुछ ड्रॉप्स मिलानी पड़ती हैं, बस 2-4 ड्रॉप से हमारा काम चल जाता है। तो एक ये एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का हो गया। एक दो एग्जांपल हम और लिखे दे रहे हैं, उनको भी आप तैयार कर लें। जैसे सेकंड नंबर पे मैं लिख दूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि NaCl वैसे तो सॉलिड होता है और एक आयनिक सॉलिड है, तो ध्यान रखना जब भी NaCl सॉलिड स्टेट में होगा आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते। NaCl इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में। क्यों? क्योंकि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कुछ नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने वाले जो चार्ज कैरियर थे वो मिलेंगे ही नहीं आपको। समझ रहे ना? अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। तो NaCl में जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे आप, NaCl को मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा, मतलब पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, मोल्टन लिक्विड बना दो इसको और तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे तो सोडियम मेटल अलग हो जाएगा, ये कहां मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा आपको। और दूसरा कौन है? क्लोरीन के रूप में, गैस के रूप में मिलेगा, जो कहां मिलेगा आपको? एनोड पर। ठीक है, अब ये चीज भी आपको फिलहाल तो कह सकते हो रटनी है, आप याद कर लें इसको, लेकिन जैसे हम अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे ये सब आपको अपने आप कॉन्सेप्चुअल वे में समझ में आएगा कि कौन सी चीज कैथोड पे बननी चाहिए और कौन सी एनोड पे बननी चाहिए। ठीक है, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करें। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि क्लोरीन 1 मोल और सोडियम 2 मोल बन रहा है। तो ये भी आप एक ऐसा एपरेटर बनाएंगे, उसमें कराई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें इसमें वाटर का यूज नहीं करना है। इस बार हमें क्या भरना है? इस वाले एपरेटर्स में मोल्टन NaCl। ठीक है, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। और मोल्टन NaCl कर लोगे तो ये डाइल्यूट H2SO ग्रुप नहीं मिलाना पड़ेगा, क्योंकि तो अपने आप में कंडक्टर है। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए तीसरी कंडीशन, एक और रिएक्शन में लिख दूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिना बोला जाता है इसको। सेम है, इसको भी आप मोल्टन स्टेट में लेके आओ, Al2O3 लिक्विड बना दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ
क्या क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मेटल मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है कि नहीं। ये मिलेगी कहां पर, कैथोड पर, और ये कहां पर मिलेगी, एनोड पर। समझ आ रही बच्चों। देखो ये जो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने एक ही टाइप की रिएक्शन को डिस्कस कर पाया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। मैंने पूरा लेक्चर इस पे इसलिए दिया है क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, 110% आता है। एक ना एक क्वेश्चन हमें इस पोर्शन से जरूर मिलेगा आज के लेक्चर पे। और मैंने जानबूझकर उन्हीं रिएक्शंस का एग्जांपल दिया है जो अक्सर बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो ये रिएक्शन जितनी मैंने आज के एग्जांपल बताई है तो आपको तैयार करनी ही है, और आगे हमें और भी एग्जांपल मिलते रहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, हमें वो भी तैयार कर लेने हैं। तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। आज के लेक्चर में जितनी भी रिएक्शन मैंने बताई है उनको प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए और देखिए, ठीक है। और जो चीजें रह गई मैंने कहा 50% अभी मैंने इनको समझाया है। ये रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, ये मैंने नहीं बताया, तो ये मैं समय आने पर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल स्टडी करवाऊंगा कि ये आखिरकार रिएक्शन हुई कैसे, हाइड्रोजन कैथोड पर ही क्यों बना और ऑक्सीजन एनोड पर ही क्यों बना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स के साथ।